नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। जब हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, जब यहाँ पर गुलाम वंश स्थापित होता है। वहीं हम देखते हैं कि 1526 तक जाते जाते मुगल काल आता है। तो 1206 से लेकर 1526 तक का जो काल है उसे दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो काल है, इस काल में बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन होते हैं। आज की वीडियो में हम उस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को समझेंगे जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ बदलते रहे। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जो गुलाम वंश था, उस गुलाम वंश के साथ क्या व्यवस्था थी। फिर हम बात करेंगे खिलजियों की कि उनके साथ किस तरह की व्यवस्था थी। फिर तुगलक की, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोदी वंश। दरअसल जब भी हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तो ये सारे वंश हमको देखने पड़ते हैं, और इन सारे वंशों में जिस तरह का परिवर्तन हुआ था, स्पेशली हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो जो यह परिवर्तन हुए वह परिवर्तन कौन से थे, मतलब गुलाम वंश में क्या व्यवस्था थी, फिर खिलजी वंश में क्या व्यवस्था बनी, फिर तुगलक में, फिर सैयद में, फिर लोदी में। तो यह व्यवस्था किस प्रकार से परिवर्तित होती रही वह हम ठीक से समझेंगे। हम यह भी समझेंगे कि जो धार्मिक हस्तक्षेप है, खास करके खलीफा का, वह किस प्रकार से प्रभावित कर रहा था, और जो खलीफा की स्थिति है वह स्थिति किस प्रकार से परिवर्तित होती रही, उसे भी हम ठीक से समझेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी, और जो आपकी मेंस परीक्षा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जब इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और वह परिवर्तन क्यों और कैसे हुए, तो वहां पर भी आप ठीक से आंसर कर पाए, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप जरूर बताइएगा। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखें दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्यतः जो इनकी ओवरऑल प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके बाद बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे विभाग, उनसे जुड़े हुए काम, उन सब को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम स्ट्रक्चर समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर किस प्रकार से काम कर रहा था। सबसे पहले हम एक खास चीज देखते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ कि यह धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, यानी धर्म प्रधान राज्य है। इसका मतलब यह जो राज्य है, यानी दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है, यह पूरा साम्राज्य धर्म के साथ जुड़ा रहता है। यानी अपनी स्थापना से लेकर अपने समाप्ति तक, यानी जब लोदी वंश समाप्त होगा तब तक यह लगातार धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़ा रहेगा, और धर्म इनमें प्रधान भूमिका में होगा। तो जो इस्लाम है वह इस्लाम धर्म दिल्ली सल्तनत के केंद्र में रहेगा। इसीलिए इतिहासकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मुस्लिम शासकों का काल भी कहते हैं। यानी जब इतिहास का विभाजन किया जाता है तो प्रारंभिक भारत, इसको कहा जाता है हिंदुओं का काल, मध्यकालीन भारत उसको कहा जाता है मुस्लिमों का काल, और आधुनिक भारत उसको मुख्यतः कहते हैं ब्रिटिशरों का काल। यानी जब ब्रिटिश शासन व्यवस्था स्थापित हुई और उसके बाद जब देश आजाद हुआ, उसके बाद जो परिवर्तन हुए वह सारे परिवर्तन आधुनिक भारत में आते हैं। तो इस्लाम प्रधान यह राज्य है, कौन सा, दिल्ली सल्तनत। इस्लाम प्रमुख भूमिका में है। यहाँ पर एक तो सुल्तान है और दूसरा आपका खलीफा है। खलीफा भारत के बाहर है और सुल्तान कहाँ है, दिल्ली में। यह आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों के बीच एक संबंध हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत। कैसे, जो खलीफा है और जो सुल्तान है यह दोनों धर्म के प्रधान नहीं है, यानी धर्म अलग से चलेगा। तो यहाँ तीन चीजें हैं, एक धर्म चलेगा, एक सुल्तान की भूमिका, एक खलीफा की भूमिका। खलीफा कौन है, ये जो आपके शरीयत के कानून है या शरिया के जो लिखे हुए कानून है, उन कानूनों का यह राजनीतिक प्रधान है। यानी कानून डिफाइन कौन करेगा, यह खलीफा पर डिपेंडेंट था। तो शरीयत के कानून खलीफा डिफाइन करते थे। धर्म का प्रधान कौन है, अल्लाह। तो अल्लाह के नाम पर शासन चलेगा, धर्म प्रधान राज्य है। उस धर्म को डिफाइन कौन करेगा, जो शरीयत के कानून है उसे डिफाइन करेगा खलीफा, और प्रशासन कौन चलाएगा, सुल्तान। तो प्रशासन पर नियंत्रण किसका है, सुल्तान का। सुल्तान पर इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका है, खलीफा का, क्योंकि खलीफा के जो निर्देश हैं, यानी शरीयत के जिन कानूनों को खलीफा ने डिफाइन किया है, सुल्तान को उसी हिसाब से कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी और अपनी साम्राज्यिक व्यवस्था को चलाना पड़ेगा। खलीफा के ऊपर किसका कंट्रोल है, अल्लाह का। यानी कानून कौन बनाता है, अल्लाह। अल्लाह के कानून खलीफा लोगों को बताएगा और सुल्तान उन्हीं कानूनों के बेस पर समाज को या प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएगा। तो यह स्पष्ट जो रिलेशन है
उसे आप समझ चुके होंगे। तो राज्य का प्रमुख कौन है? सुल्तान। और सुल्तान की जो उपाधि है यह कहाँ से प्रारंभ हुई? तुर्की शासकों द्वारा। तो तुर्की शासकों द्वारा सबसे पहली बार सुल्तान की उपाधि ली गई और वह परंपरा भारत में भी चलने लगी। क्यों? भारत पर आक्रमण हुए, यह हमने देखे थे, और उन आक्रमणों में हमने यह देखा कि जो तुर्क आक्रमणकारी थे वह आए थे और उन्हीं में से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो जो व्यवस्था तुर्क शासकों की थी वही व्यवस्था भारतीय समाज पर भी लागू हो गई, और भारत में जो राजा है या जो साम्राज्य का प्रतिनिधि है, सबसे मुख्य व्यक्ति है, उसे सुल्तान कहा जाने लगा। महमूद गजनवी ऐसा पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। महमूद ने यह उपाधि कैसे धारण की? दरअसल जब महमूद आया था तो वह सामरिदों के अधीन था, और जब सामरिदों के अधीन था तो यह स्वयं को सुल्तान नहीं कह सकता था। लेकिन जब भारत में इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और जो समारीद है उनसे अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि अब हम आपके अंडर में नहीं है, हमने एक नए क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है और वहीं पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो जब समारिदों से अलग हुआ महमूद गजनवी तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। अगर हम बात करें तो जो आपका खिज्र खान है जिसने स्थापना की है सैयद वंश, तो खिज्र खान को छोड़कर बाकी सारे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान खुद को सुल्तान की उपाधि देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान है दिल्ली का जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, यानी सुल्तान के पद पर तो वह बैठा लेकिन सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। तो वह व्यक्ति है खिज्र खान जिसने सैयद वंश की स्थापना की है। अब हम यह समझे कि जो खलीफा है, सुल्तान तो हमने समझ लिया, अब जो आपका यह खलीफा है यह पूरे मुस्लिम जगत का, ना केवल भारत में जो मुस्लिम शासन है बल्कि पूरे विश्व में जहां पर भी मुस्लिम शासन था, खलीफा उनको लीड करता था। यानी जो शरीयत के कानून है वह शरीयत के कानून किसके कंट्रोल में थे? खलीफा के। उनको डिफाइन करने का काम खलीफा का था। और जहां भी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना थी वह मुस्लिम साम्राज्य इस शरीयत के कानूनों के अधीन ही चलता था। यानी जितने भी नियम कानून बनाए जाते थे वह शरीयत के कानून के हिसाब से बनाए जाते थे, और इन शरीयत के कानूनों को डिफाइन कौन कर रहा है? खलीफा। तो एक तरह से खलीफा का बहुत बड़ा कंट्रोल था पूरे मुस्लिम जगत पर, और यह इस्लामी कानूनों को बनाकर उसकी वकालत भी करता था, यानी जस्टिफाई भी करता था कि कौन से कानून किस हद तक और कैसे ठीक हैं। इनमें कानून बनाने का काम, शरीयत को डिफाइन करने का काम, कुरान को डिफाइन करने का काम, और जो आपका हदीस है इन सब को डिफाइन करने का काम, यह सारे मिलकर नियम कानून बनाने में मदद करते थे खलीफा की। तो खलीफा जो है इन सारी चीजों में लिखी बातों को ध्यान में रखता था और उसके बाद नियम कानून बनाता था। उसी नियम कानून के हिसाब से जो पूरा मुस्लिम जगत है वहां पर प्रशासन चलता था। इसीलिए खलीफा की भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट है। तो शरीयत का कानून क्या कहता है कि जो पूरी दुनिया है उसका वास्तविक मालिक कौन है? अल्लाह। यानी पूरी दुनिया का वास्तविक मालिक और बादशाह अल्लाह है। अल्लाह ने जो कानून बनाए हैं वह शरीयत में लिखे हैं, उन कानूनों को खलीफा डिफाइन करेगा, और जो सुल्तान है वह उन्हीं कानूनों के हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था चलाएगा। तो धर्म प्रधान राज्य देखते हैं इसे हम दिल्ली सल्तनत को। यह आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज हमने समझ ली, दिल्ली सल्तनत का जो काल है वह एक धर्म प्रधान काल है। दूसरा, हमने अभी चर्चा की समारीद या सामानी वंश की, दोनों एक ही नाम है। तो यह जो आपका सामानी वंश है यह कहाँ पर था? मध्य एशिया में। और मध्य एशिया में भी कहाँ? जो खुरासन का क्षेत्र है और ट्रास आक्सियाना का क्षेत्र है वहीं पर यह मुख्यतः शासन चला रहा था। 819 ईस्वी से 999 ईस्वी तक इसका शासन काल हमें दिखता है, और इसी से आजाद हुआ था गजनवी जिसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था। यह एक इस्लामी साम्राज्य था। तो समारीद जो है या जो सामानी साम्राज्य है वह मध्य एशिया का साम्राज्य है। 999 ईस्वी में जो सामानी वंश है यह समाप्त हो गया और उसके क्षेत्रों पर अन्य शक्तियों ने अधिकार कर लिया। इन्हीं समारिदों से महमूद गजनवी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। तो जो यह वंश है यह आप समझ गए होंगे कि किससे स्वतंत्रता घोषित की थी। अब हम देखते हैं कि जो खलीफा है और जो सुल्तान है इनके बीच जो संबंध है वह किस प्रकार से है, क्योंकि जैसा अभी हमने चर्चा की कि खलीफा क्या है? मुख्य व्यक्ति है धर्म का, और सुल्तान क्या है? मुख्य व्यक्ति है प्रशासन का। और फिर हमने चर्चा की
कि जो दिल्ली सल्तनत है वह धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी एक धर्म प्रधान साम्राज्य है। तो दोनों के बीच जो धर्म को लीड कर रहा है और जो प्रशासन को लीड कर रहा है, दोनों के बीच किस तरह के संबंध है उसे हम समझते हैं। सबसे पहली चीज जो धार्मिक वैधता देने की बात है, यानी कानून को डिफाइन करने का काम किसके पास है? खलीफा के पास। और जो सुल्तान कानून बनाएगा वह कानून ठीक है या नहीं है, या वह शरीयत के हिसाब से है या नहीं है, यह बात डिफाइन कौन करेगा? खलीफा। तो धार्मिक वैधता मिलती थी सुल्तान के कामों को खलीफा से। पहली चीज तो यह हो गई। और मुख्यतः सुल्तान का काम क्या था कि जो मुस्लिम समाज है, यानी जो मुस्लिम प्रजा है, उसके साथ यह विश्वास बना रहे कि जो धार्मिक व्यवस्था है वह प्रभावशाली तरीके से लागू है, यानी मुस्लिम प्रजा के बीच सुल्तानों की जो प्रतिष्ठा है वह बनी रहे एक धार्मिक नेता के रूप में, यानी शरीयत के कानूनों के हिसाब से ही सुल्तान प्रशासनिक व्यवस्था बनाएगा, यह विश्वास जनता में रहे, पिछली जो मुस्लिम प्रजा है उनके बीच। तो दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम प्रधान समाज बना रहे, इस बात के लिए खलीफा सुल्तानों को मान्यता देते थे, यानी खलीफा यह डिफाइन करते थे या ऑथेंटिकेट करते थे कि सुल्तान के कानून ठीक हैं और शरीयत के कानूनों के हिसाब से हैं। इसीलिए हमने बार बार यह देखा है कि खलीफा से वैधता की बात होती थी, मतलब खलीफा सुल्तान के पद को वैलिडेट करता था, खलीफा से समर्थन मांगा जाता था। यह काम भी हमने बार बार देखा है। तो यह इसीलिए हो रहा था क्योंकि सुल्तान को एक तरह से इनडायरेक्टली वैलिडेट करने का जो काम है वह खलीफा कर रहा था। खलीफा फरमान जारी करता था जिसे कहते थे मंजूरे नामा। इसके अलावा खुतबा यह भी जारी किया जाता था खलीफा के नाम से। तो खलीफा को मान्यता दी जाती थी, यानी खलीफा को प्रशासनिक भूमिका में रखा जाता था दिल्ली सुल्तानों द्वारा। इससे जो उनकी धार्मिक मान्यता है और सत्ता की जो मुख्यतः धार्मिक मान्यता है वह मान्यता सुनिश्चित होती थी। अब हम देखें कि जो प्रारंभ के सुल्तान है उनका खलीफा के साथ कैसा संबंध है। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि खलीफा किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा था। अब हम एक एक सुल्तानों को देखते हैं कैसे व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके समय हम देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की, उस स्थापना को जो खलीफा है उन्होंने कोई औपचारिक मान्यता नहीं दी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रशासन को खलीफा द्वारा औपचारिक मान्यता नहीं मिली थी। इसके बाद जो इल्तुतमिश है यह खलीफा से मान्यता लेता है, और जो अब्बासी खलीफा है उनसे यह सुल्तान की उपाधि और वैधता दोनों प्राप्त करता है। कैसे? फरमान के माध्यम से। तो जो आपके खलीफा है वह एक तरह से ऑथेंटिकेट कर रहे हैं इल्तुतमिश को, यह सुल्तान है और यह वैध व्यक्ति है जो प्रशासनिक व्यवस्था को चला सकता है। जब खलीफा से इसको मान्यता मिल गई तो इसने खुद को पूरी तरह से एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर दिया, इसने इल्तुतमिश ने। तो हम देखते हैं कि एक प्रतीकात्मक संबंध है, ऐसा जो सुल्तान है और जो खलीफा है, क्योंकि जो खलीफा है वह हम देखते हैं कि राजनीतिक रूप से कमजोर है, यानी बहुत राजनीतिक शक्ति इनके पास नहीं है, इसके पास खलीफा के पास। इसलिए जो खलीफा है वह दिल्ली के सुल्तानों को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकता था। तो जो धर्म वाली बात है उसी धर्म के आधार पर खलीफा इन सुल्तानों को नियंत्रित करता था या उनको वैलिडेट करता था। तो शासन को धार्मिक मान्यता देने में खलीफा की प्रमुख भूमिका थी। खलीफा को जो मुस्लिम जगत है उसमें बहुत मान्यता मिलती थी, इसलिए जो मुस्लिम प्रजा है वह भी खलीफा को बहुत मान्यता देती है। आपको अगर विश्व युद्ध याद हो और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको अगर खिलाफत मूवमेंट याद हो, तो खिलाफत मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, इसी खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। मतलब यह पद ही अब नहीं है, यह बात समाप्त की गई थी और खिलाफत मूवमेंट भारत में प्रारंभ हो गया। और उस खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया था। तो वह एक अलग घटनाक्रम है, लेकिन आप एक कड़ी के रूप में ध्यान रखिए कि कितना प्रभाव था खलीफा का। तो खलीफा का पद एक धार्मिक पद था और बहुत मान्यता थी, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल खलीफा का नहीं था सुल्तानों पर, इसलिए दिल्ली के सुल्तानों पर। दरअसल प्रजा को खुश करने के लिए या प्रजा के बीच जो सुल्तान है उनकी मान्यता बनी रहे, इस बात के लिए खलीफा का प्रभाव हमको ज्यादा दिखता है। तो खलीफा के नामों का यह लोग बार बार उपयोग करते हैं, अपने सिक्कों पर खलीफा के नाम को दिखाते हैं, इनके नाम से खुतबा बढ़वाते हैं और एक तरह से राजनीतिक प्रचार के रूप में खलीफा को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी धर्म का उपयोग किया जा रहा है राजनीति में, और राजनीति में जो खलीफा है वह प्रमुख व्यक्ति हैं,
तो इसलिए खलीफा की जो मान्यता है वह दिल्ली सल्तनत में हमको दिख रही है। तो आप कंट्रोल को भी ठीक से समझेंगे कि किस हद तक कंट्रोल है, यानी जो दिल्ली के सुल्तान हैं वह सिर्फ इसलिए मान्यता दे रहे हैं खलीफा को क्योंकि धार्मिक सपोर्ट चाहिए खलीफा से। तो अंतर आप समझते रहिए। लेकिन जब खलीफा के प्रभाव का पतन हो जाएगा, यानी खलीफा की जो व्यवस्था है वह 1258 में जब मंगोल आक्रमण होगा उसके बाद लगभग समाप्ति सी हो जाएगी, यानी मंगोलों ने आक्रमण किया और बगदाद को अपने कब्जे में ले लिया। और उससे क्या हुआ, जो खलीफा का साम्राज्य है या जो खलीफा की व्यवस्था है वह व्यवस्था काफी कमजोर पड़ गई और खलीफा की शक्ति बहुत नाम मात्र की रह गई। जो मिस्र का मामलूक सुल्तान है उसने कोशिश की कि जो खलीफा है उनको संरक्षण दिया जाए, लेकिन अब जो खलीफा की वैधता है वह वैधता बहुत सीमित रह गई। यानी जब तक बगदाद के क्षेत्र में खलीफाओं का प्रभाव ज्यादा था या मंगोलों के आक्रमण बगदाद में नहीं हुए थे तब तक खलीफा का प्रभाव ज्यादा था। लेकिन जब खलीफा राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ेंगे तो इनकी जो धार्मिक मान्यता है वह मान्यता भी कम पड़ेगी या वह मान्यता भी कमजोर पड़ेगी और दिल्ली के सुल्तानों पर इसका प्रभाव हमें दिखेगा। और जब भी खलीफा की वैधता कमजोर होती थी, यानी जो खलीफा की स्थिति है वह कमजोर होती थी, तो जो दिल्ली सल्तनत के लोग हैं वह स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे और खलीफा के साथ दूरी बना लेते थे। अब हम यह समझते हैं कि कैसे दिल्ली के सुल्तान खलीफा से संबंध रखते हैं या खलीफा के साथ किस तरह जो अलगाव है वह हमको दिखता है जब खलीफा की शक्ति कमजोर पड़ती है। ज्यादातर केसेस में हम यह देखते हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान है वह अपने आप को खलीफा का नायब कहते हैं, यानी एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं अपने आप को खलीफा का। लेकिन जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, यानी इसने खुद को ही यह घोषित कर दिया कि अब जो शरीयत के कानून है उन्हें ऑथेंटिकेट करने का काम यह खुद करेगा। तो खलीफा की भूमिका ले ली किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। यह तथ्य आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक। इस समय हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने औपचारिक रूप सबसे पहली बार मान्यता ली थी। तो खलीफा से औपचारिक रूप से सबसे पहली बार मान्यता लेने वाला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। उसके बाद शासन आता है अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक। हम बीच के शासकों को नहीं देख रहे हैं जो ज्यादा प्रमुख नहीं है, हम प्रमुख शासकों को देख रहे हैं कि खलीफा की स्थिति किस प्रकार से बदलती रही। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, इस समय हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी आपका बहुत ताकतवर होता है, इसलिए जो खलीफा की भूमिका है वह भूमिका काफी कमजोर पड़ जाती है और यह खलीफा से कोई मान्यता नहीं मांगता है, यानी खुद को यह खलीफा से ऑथेंटिकेट नहीं करवाता है और पूरी तरह से स्वतंत्र शासन व्यवस्था चलाता है। तो खलीफाओं से दूरी बनती है कब? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान। फिर अगर हम शासन देखें मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351 तक, इस समय हम देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह खलीफा को और उसके पद को मान्यता देने की कोशिश करता है और यह भी प्रयास करता है कि उसको वैलिडिटी मिले, यानी उसको ऑथेंटिकेशन मिले, इससे खलीफा उसके पद को वैध करे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हम देखते हैं कि स्थिति फिर से परिवर्तित होती है। अब इनको संरक्षण चाहिए खलीफा से। अब इसका कारण भी क्या है? अलाउद्दीन के बाद हमने देखा था कि जो खलीफा की भूमिका है वह भूमिका काफी कमजोर पड़ जाती है। इससे जो धार्मिक विवाद है वह विवाद काफी बढ़ जाते हैं और जो तुगलक वंश की उत्पत्ति हुई वह तुगलक वंश की उत्पत्ति भी इसीलिए हुई थी या उसको समर्थन भी इसीलिए मिला था कि यह माना जा रहा था कि यह शरिया के कानूनों को लागू करवाएगा और शरिया के हिसाब से ही प्रशासनिक व्यवस्था चलाएगा। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हम देखते हैं कि खलीफा से वैधता प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। फिर शासन आएगा आपका फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 तक। यह खुद को खलीफा का सेवक कहेगा और खलीफा से यह वैधता प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि अब जो खलीफा की शक्ति है वह कमजोर हो चुकी है और खलीफा धीरे धीरे अपनी वैलिडिटी हो रहे हैं। फिर आएगा आपका सैयद वंश। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका खिज्र खान है जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी, इसने जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसका प्रभुत्व स्वीकार किया था और रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर खलीफा की जगह किसी और से वैलिडिटी ली जा रही है। खलीफा के पद का प्रभाव आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बदल रहा है। उसके बाद जो मुबारक शाह है उसने इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया और शाह सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। तो सैयद वंश से व्यवस्था
और बदल गई। फिर हम जब देखते हैं लोदी वंश, तो लोदी वंश के शासनकाल में क्या होता है, जो खलीफा है उसका प्रभाव अब हमको दिल्ली सल्तनत पर नहीं दिखता है, यानी कोई ठोस प्रभाव हमको नहीं दिखता है लोदी वंश के शासनकाल के दौरान खलीफा का। तो खलीफा की स्थिति किस प्रकार से बदली? इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने वैलिडिटी प्राप्त की थी, यानी उसने वैधता प्राप्त की थी और खुद को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी यह ज्यादा ताकतवर था, तो खलीफा से इसने ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं रखा और ना ही कोई वैलिडिटी मांगी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का काल, जो धार्मिक वैधता प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, यह खुद को खलीफा का सेवक कहता है और खलीफा से यह जुड़ा हुआ है। फिर आता है सैयद वंश, जहां पर खलीफा की जगह अब जो तैमूर है उसके पुत्र का जो प्रभुत्व है वह हमको दिखता है। और मुबारक शाह के समय हम देखते हैं कि इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो जो बाहरी प्रभाव है वह प्रभाव अब दिल्ली सल्तनत पर समाप्त हो गया। लोदी वंश के समय हम देखते हैं कि खलीफा का कोई ठोस रिकॉर्ड या खलीफा का कोई ठोस वर्णन हमको नहीं दिखता है। तो दिल्ली सल्तनत पर जो खलीफाओं का प्रभाव है वह किस प्रकार से परिवर्तित हुआ वह हमने समझ लिया। अब हम समझें कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो उत्तराधिकार की व्यवस्था है, यानी राजा के बाद या सुल्तान के बाद किसको प्रशासन मिलेगा, यह जो व्यवस्था है वह किस प्रकार की थी। हम देखते हैं कि जो मुस्लिम शासक हैं इनमें यह व्यवस्था कोई निश्चित रूप से निर्धारित नहीं है। वहीं जब हम देखते हैं हिंदू शासकों को, तो एक प्रथा हमको मिलती है कि जो आपका ज्येष्ठ पुत्र है उसको उत्तराधिकार मिलता था। तो हिंदुओं में एक स्पष्ट सिद्धांत था कि उत्तराधिकार किस प्रकार से मिलेगा। लेकिन मुस्लिम शासकों में हम देखते हैं कि जो उत्तराधिकार की व्यवस्था है वह स्पष्ट नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, शक्ति के बल पर उत्तराधिकार प्राप्त होता था, यानी जो ज्यादा शक्तिशाली होता था या तो उसको उत्तराधिकार मिल जाता था या वह छीन लेता था। तो मुस्लिम जगत में जो उत्तराधिकार की व्यवस्था है उसका कोई निश्चित सिद्धांत हमको नहीं मिलता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में हम देखते हैं कि पहला परिवर्तन हमको दिखता है। क्या परिवर्तन? इल्तुतमिश ने यह कोशिश की कि जो वंशानुगत शासन व्यवस्था है, यानी एक वंश के बाद उसी वंश का प्रशासक नियुक्त हो, यह जो व्यवस्था है उसे लागू करने की कोशिश की और अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को प्रशासक नियुक्त किया। लेकिन हमने यह भी देखा है कि रजिया सुल्तान के जो भाई हैं और जो अमीर हैं वह सब इसका विद्रोह करते हैं और अंततः रजिया सुल्तान मारी जाती है और प्रशासनिक पद से हटा दी जाती है। तो ताकत का प्रयोग हो रहा है उत्तराधिकार में। लेकिन इल्तुतमिश एक प्रयास करता है कि वंशानुगत शासन व्यवस्था लागू हो। बलबन के समय हम देखते हैं तो निरंकुश शासन हमको दिखता है और यह खुद को क्या कहता था, दिल्ले अल्लाह। तो बलबन के शासनकाल में हम देखते हैं कि यहाँ भी शक्ति के बल पर ही उत्तराधिकार प्राप्त किया जा रहा है। जब आता है आपका खिलजी वंश, तो इसने सजातीय वर्ग से विषम जातीय वर्ग यानी कि जो भारतीय मुसलमान है उनके साथ सत्ता में साझेदारी की। अब यहाँ आप समझिए क्या हो रहा है। सबसे पहले इल्तुतमिश का जो शासनकाल है इसने अपने ही वंश के लोगों को शासन व्यवस्था में उत्तराधिकार देने की कोशिश की। जब आता है बलबन का शासनकाल तो यह भी निरंकुश शासन व्यवस्था के साथ आता है। जब आता है आपका खिलजी वंश तो एक तो वंशानुगत व्यवस्था है और वंशानुगत ना कहकर हम इसे कहेंगे सजातीय, यानी एक ही वर्ग के लोग सुल्तान बन सकते हैं यह व्यवस्था। लेकिन अब जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था में विषम जाति अर्थात ऐसे लोग जो उस वंश से कनेक्टेड नहीं है उनको भी प्रशासन में हिस्सेदारी मिल रही है। तो विषम जाति शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। फिर आता है आपका गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल। इसने कुलीन तंत्रीय यानी जनजाति आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त किया। तो तुगलक वंश के दौरान हम देखते हैं, यहाँ आप ध्यान रखिए, यहाँ सजातीय व्यवस्था है, उसके साथ साथ जो विषम जातीय है उनको अधिकार मिल रहा है। अब गयासुद्दीन तुगलक के समय क्या होता है, सजातीय व्यवस्था भी समाप्त हो जाती है। फिर आता है आपका खिज्र खान। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय क्या हो रहा है, जो अन्य समाज के लोग हैं यानी जो सजातीय नहीं है उनके द्वारा भी प्रशासनिक नियंत्रण किया जा रहा है। खिलजी वंश के दौरान क्या हो रहा है, सजातियों के साथ साथ जो विषम जातीय हैं उनके साथ साझेदारी है। लेकिन अब यहाँ पर जो विषम जातीय हैं उनका नियंत्रण है इसके दौरान गयासुद्दीन तुगलक के दौरान। और यही प्रभाव हमको खिज्र खान के समय भी दिखता है और वह सत्ता को हथिया लेता है। फिर आता है बहलोल लोदी का शासनकाल। यहाँ हमने चर्चा की थी अफगान शासन व्यवस्था, जिसमें यह क्या करता है, अफगानियों के साथ सत्ता में साझेदारी करता है। तो वहां पर फिर व्यवस्था कैसी हो गई, एकाधिकार यानी जातीय एकाधिकार, यानी एक ही जाति के लोगों का
अधिकार होगा। तो जो व्यवस्था पहले समाप्त हुई, जिसकी शुरुआत हम देखते हैं खिलजी वंश से, कि अब जो अलग जातियों के लोग हैं उनको भी प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाएगी, वह व्यवस्था फिर से लागू हो गई। कब? पहलोर लोदी के शासनकाल के दौरान। और उसका कारण क्या था? अफगान शासन व्यवस्था, जिसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल से की है। अफगान शासन व्यवस्था के तहत एक ही जाति के लोग दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी हों, यह व्यवस्था फिर से लागू हो गई। अब हम यह समझते हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से परिवर्तित होती रही, यानी जो उनकी शक्ति है, उनके पास जो अधिकार हैं, वह अधिकार किस तरह से बदलते रहे। तो दिल्ली सुल्तानों की स्थिति हम समझते हैं। जब हम देखते हैं इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो मुख्यतः क्या है कि जो कुलीन सरदार हैं, उन्हीं कुलीन सरदारों में एक तरह से इल्तुतमिश मुखिया मात्र है, यानी कुलीनों का पूरी तरह से प्रभाव है शासन पर, यह हम देखते हैं। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि जो इल्तुतमिश है वह सिंहासन पर बैठने से भी संकोच करता था। अब इसका प्रभाव क्या है कि कुलीनों का जो प्रशासन है उसमें बहुत ज्यादा हिस्सेदारी होगी। सुल्तान जो आपका है यहाँ पर इल्तुतमिश, सुल्तान ज्यादा स्वतंत्र नहीं है। इसी कारण हम देखते हैं कि जब इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को नियुक्त करता है, तो जो आपके यहाँ कुलीन सरदार हैं यही सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। कुलीन सरदारों का जो बहुत प्रभाव है वह हम देख पाते हैं इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान। फिर हम देखते हैं जब बलबन को, तो बलबन ने खुद को थोड़ा अपलिफ्ट किया, यानी खुद को थोड़ा ऊपर ले गया और जो अमीर वर्ग हैं उनसे ऊपर रखा। अब इसके शासनकाल में क्या होगा? जो कुलीन सरदार हैं वह बलबन के निर्देशों का पालन करेंगे। इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या होगा? कुलीन सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे और कुलीनों के जो निर्णय है उनको कहीं ना कहीं इल्तुतमिश को मानना पड़ेगा। बलबन के शासनकाल के दौरान क्या होगा? अमीरों से यह ऊपर हो जाएगा और अब अमीरों को इसके आदेशों को मानना पड़ेगा, यानी बलबन जो कहेगा उसे अमीर मानेंगे। क्योंकि इसका प्रमाण हमको एक जगह और मिलता है। बलबन अपने पुत्र बुखरा खान से कहता है, जो राजा है, राजा देवत्व का अंश है, यानी राजा जो ईश्वर है उसी का अंश है और उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। यानी राजा का पद देवताओं का पद है, ईश्वर का पद है, तो ईश्वर के पद को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर बलबन ने क्या किया? जो राजा का पद है उसको ऊंचा उठा दिया। फिर आता है अलाउद्दीन का शासनकाल। इसके समय हम देखते हैं कि अलाउद्दीन बहुत शक्तिशाली है, एक प्रशासक के रूप में और एक नियंत्रणकर्ता के रूप में। इसने उपाधि धारण की सिकंदर सानी की। इसके समय हम देखते हैं कि जो आपके यह अमीर हैं इनका प्रभाव बहुत घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन सारे निर्णय अपने पास रखेगा, इंद्रियकरण की प्रशासनिक व्यवस्था अपनाएगा, पूरा प्रभाव रखेगा प्रशासनिक व्यवस्था पर। तो अमीरों की जो स्थिति है वह स्थिति यहाँ कमजोर हो जाएगी और जो दिल्ली सुल्तान की स्थिति है वह स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। अलाउद्दीन ने काजी उगिसुद्दीन से कहा था, वह ऐसे आदेश जारी करता है जिन्हें वह राज्य के लिए उपयोगी तथा परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण समझता है। यानी सुल्तान जो भी आदेश जारी कर रहा है वह आदेश वह पूर्ण बुद्धिमत्ता से जारी कर रहा है, मतलब स्थिति को समझकर जारी कर रहा है, ऐसा अलाउद्दीन कह रहा है। वह यह नहीं पूछता कि क्या शरीयत में उसकी अनुमति है अथवा नहीं है। अब यहाँ अलाउद्दीन बहुत बड़ी बात कह रहा है। कैसे? यह कह रहा है कि शरीयत में जो कानून लिखे हैं और जो सुल्तान के कानून हैं, अगर उन दोनों में कोई टकराव हो, यानी शरीयत में कोई कानून लिखा है और सुल्तान ने एक कानून बनाया, सुल्तान का जो कानून है वह किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है शरीयत के कानून से, तो उस स्थिति में सुल्तान के कानून ही वैलिड माने जाएंगे। तो यहाँ पर अपर हैंड किसको मिलेगा? सुल्तान के कानून को। तो इस तरह से शरीयत के कानूनों को भी बाईपास करने की कोशिश करता है अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ जो सुल्तान का पद है वह सुल्तान का पद बहुत ताकतवर है, यहाँ पर शरीयत को भी बाईपास किया जा रहा है। फिर हम देखें जब आता है शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उस समय भी यह व्यवस्था दिखती है कि किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं था प्रशासन में, यानी राजा का निर्णय या सुल्तान का निर्णय ही सबसे ऊपर था। हालांकि हम यह देखते हैं कि जो खलीफा है उनका इंटरवेंशन हो जाता है, जो अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान हमको नहीं दिखता है। अलाउद्दीन खुद को शरीयत से भी ऊपर ले जाता है, खलीफा से भी ऊपर ले जाता है। लेकिन अब जो आपका यह मोहम्मद बिन तुगलक है यह खलीफा से अटैच्ड है और इसके जो सिक्के हैं उन पर भी हम देख पाते हैं कि खलीफा का नाम अंकित है। तो अलाउद्दीन एक अपर हैंड पे रहता है सुल्तान के रूप में, जहां पर वह शरीयत को भी और खलीफा को भी दोनों को बाईपास करता है। वहीं जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम देता है
और खलीफा से यह स्वीकृति प्राप्त करता है। तो खलीफा का पद यहाँ ऊपर हो गया, सुल्तान का पद फिर से थोड़ा नीचे हो गया। लेकिन एक परिवर्तन यह करता है, जो उलेमा थे उनकी शक्ति को घटा दिया। उलेमा का जो शरीयत के कानून है, वह शरीयत के कानून ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन पर नियंत्रण रखता था। तो न्याय विभाग दरअसल पूरा पूरा उलेमाओं के कंट्रोल में था। अब यहाँ आप 2-3 पद देख रहे हैं। एक आप देख रहे हैं सुल्तान का पद, वह हमने ठीक से समझ लिया। एक आप देख रहे हैं खलीफा का पद, और फिर आप एक देख रहे हैं उलेमा का पद। अब यह उलेमा क्या करेगा और खलीफा क्या करेगा, दोनों में थोड़ा अंतर है। खलीफा शरीयत के कानूनों को वैलिडेट करेगा, यानी शरीयत में जो कुछ लिखा है वह सही है या नहीं है, या उसे किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, वह बात कौन करेगा, खलीफा। लेकिन जो यह कानून है, यह कानून ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका कंट्रोल कौन करेगा। और अगर कुछ गलत होता है तो जो सजा देने की व्यवस्था है, वह व्यवस्था कौन लागू करेगा, तो वह है आपका उलेमा। तो अंतर आप समझ चुके होंगे। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, पहले जो उलेमा वर्ग है इनका न्याय व्यवस्था पर पूरी तरह से अधिकार था, लेकिन इसने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसको कि उलेमा का ही न्याय व्यवस्था पर अधिकार होगा। अब जो न्याय व्यवस्था है वह योग्यता के आधार पर था, यानी न्याय व्यवस्था में जो योग्य व्यक्ति है उसका प्रभाव हमको दिखने लगेगा। इसके अलावा एक परिवर्तन हम और देखते हैं, जो आपकी यह हिंदू प्रजा है उसका भी हमको प्रभाव दिखता है न्याय व्यवस्था में। मतलब उनकी व्यवस्थाओं को भी अब देखा जाएगा न्याय व्यवस्था में। तो उलेमाओं का प्रभाव यहाँ पर घट गया। जो खलीफा है उससे एक तरह से स्वीकृति ली गई, एक तरह से आप कह सकते हैं सिंबॉलिक स्वीकृति है। और जो हिंदू धर्म है उसका प्रभाव भी कानून व्यवस्था में दिखने लगता है। फिर आता है शासनकाल फिरोज शाह तुगलक ने। अब जो आपका यह मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, यह गया भी इसीलिए क्योंकि उलेमाओं का इसने समर्थन नहीं किया था, उलेमाओं के यह अगेंस्ट चला गया था। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, जो भी उलेमा कहते हैं वही बात वह मानता है। उलेमाओं को पद देता है, शरीयत के कानूनों को लागू करवाता है, जो कुछ उलेमा उससे कहते हैं उन्हें वह लागू करता है। तो उलेमा का जो पद है वह फिर से ताकतवर हो गया, और जो सुल्तान का पद है वह फिर से थोड़ा कमजोर हो गया। फिर आता है लोधियों का शासनकाल। इस समय हम देखते हैं कि अफगान शासन व्यवस्था लागू है, और उसमें हम देखते हैं कि जो सरदार हैं वह समानता की स्थिति पर हैं, और जो शासन व्यवस्था है वह राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्री हो गई। मतलब एक राज परिवार के लोग शासन नहीं करेंगे, यानी जो वंशानुगत शासन व्यवस्था है वह ना होकर कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था है। एक कुल के लोग प्रशासन को चलाएंगे। तो यहाँ पर जो सुल्तान का पद है वह हटा तो नहीं, पर उसकी शक्तियां बंट गई। मतलब अलग अलग सरदारों के पास शक्तियां अब पहुंच गई। बहुत सारे सरदार मिलकर शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। तो अलग अलग प्रशासकों के साथ दिल्ली के जो सुल्तान की स्थिति है वह लगातार बदलती रही। बहलोल लोदी के समय हम देखते हैं कि जो अफगान अमीर थे उनको बहुत सारी रियासतें दी गई, उनको बहुत सारे क्षेत्र दिए गए जहां से वह शासन चला रहे थे। इससे हम देखते हैं कि जो सुल्तान का पद है वह काफी कमजोर हो गया, और सुल्तान फिर से उसी स्थिति में आ गया, यानी उच्च अमीर वर्ग की स्थिति में नी के यह बराबर हो गया। तो जैसे हमने देखा इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान कि वह सुल्तान तो है लेकिन अमीर वर्ग का ही व्यक्ति है, वहीं से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है और खुद को उन्हीं के समान मान रहा है। और वहीं हम देख रहे हैं लोधी वंश के अंतिम शासनकाल के दौरान कि फिर से जो सुल्तान की स्थिति है वह अमीरों के ही बराबर हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरी दिल्ली सल्तनत में इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था परिवर्तित हुई। कब सुल्तान ज्यादा ताकतवर है, कब उलेमा ज्यादा ताकतवर है, कब खलीफा ज्यादा ताकतवर है, कब इस्लाम का प्रभाव सबसे ज्यादा है, कब हिंदू समाज को भी थोड़ा बहुत अधिकार मिल रहा है, यह सब कुछ हम ठीक से समझ चुके हैं। आने वाले वीडियोस में हम सुल्तान के पद से जुड़े हुए जो शब्द हैं उन शब्दों को देखेंगे, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनको देखेंगे, जो सैन्य अधिकारी हैं उनको देखेंगे, मतलब अधिकारी देखेंगे, विभाग देखेंगे, उनसे जुड़े हुए जो कार्य हैं उन सबको भी हम और डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।